नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा कि ट्वेल्थ में, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट वाला रूल जो है वो आपने सुना होगा। हालांकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में तो ऐसा रूल नहीं है। जैसे फर्स्ट ग्रेड और हम कॉलेज लेक्चरर की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में आपने भले ही ट्वेल्थ इन साइंस और बीएससी किया हो और आगे आपने एमए कर लिया है, और वो भी किसी आर्ट्स के सब्जेक्ट में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिंदी या इंग्लिश लिटरेचर में, तो आप डेफिनेटली फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम उस पीजी के सब्जेक्ट के बेस पे बीएड के साथ दे सकते हैं और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। हालांकि कुछ दिन तक ये ज़रूर था कि प्रमोशन में जो है वो सिमिलर सब्जेक्ट होना ज़रूरी था ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, और कई सारे बच्चे इस रूल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो भी करते हैं कि वो 11th-12th में जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसी को ग्रेजुएशन में कंटिन्यू करते हैं, और मोस्टली उसमें से किसी एक में वो जो है पीजी भी करते हैं। तो अब ये चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएंगी, और विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर या यूँ कहें कॉलेज लेक्चरर के संबंध में, क्योंकि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो जल्द ही फैकल्टी भर्ती का बड़ा नियमन लाने वाली है, जिसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो लेक्चरर लग रहे हैं उनका जो पीजी का और जो पीएचडी का सब्जेक्ट है वो अलग अलग हो सकता है। मतलब उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किसी अन्य विषय में किया है और पीएचडी उनका जो रिसर्च है वो किसी अन्य विषय में, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, नई व्यवस्था के अंतर्गत ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी के विषय अलग अलग हैं तो भी शिक्षक बन सकते हैं। हालांकि इसमें एक फैक्ट और ये है कि जैसे फर्स्ट ग्रेड किसी को बनना है या कॉलेज लेक्चरर बनना है तो उसके अंतर्गत ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में इस समय ऐसी कोई शर्त नहीं है। सीधी भर्ती जो एग्ज़ाम के माध्यम से होती है, इंटरव्यू के माध्यम से होती है, उसमें इस समय ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले तो आपके जो है ग्रेजुएशन में 3 जो सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शनल, उसमें से एक वो होना चाहिए और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जो है वो सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। हालांकि कॉलेज लेक्चरर के संबंध में ये रूल अवश्य है कि पीजी में आपका जो सब्जेक्ट है उसी में ही आप पीएचडी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपने 5 साल जिस विषय की पढ़ाई करनी थी, एटलीस्ट आपने 2 साल तो करी है, तब आप उसमें पीएचडी करोगे। नहीं तो आपको उस विषय का आधारभूत ज्ञान ही नहीं है तो आप पीएचडी कैसे करोगे। तो ये चीज़ें अब जरूर चेंज हो जाएंगी। देश में अब ग्रेजुएट डिग्रीधारी भी सीधे उच्च शिक्षण संस्थानों में बतौर फैकल्टी नियुक्त हो सकते हैं। यदि ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी के विषय अलग अलग हैं तो भी उन्हें शिक्षक के रूप में भर्ती किया जा सकता है, क्योंकि अब जो ग्रेजुएशन है उसका भी जो है जो जैसे 3 वर्ष की होती है, तो वो चीज़ें जब चेंज हो जाएंगी एनईपी के अंतर्गत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, तो पीएचडी माफ़ कीजिएगा, जो पीजी है, एमए या एमएससी या एमकॉम जिसे कहते हैं, उसका काफ़ी कुछ जो है वो ग्रेजुएशन में पढ़ाया जा सकेगा, और उसमें उनका जो है अध्ययन भी उस स्तर का हो जाएगा कि उनकी जो ग्रेजुएशन है वो आम ग्रेजुएशन से जो है थोड़ा और समय लेगी, लेकिन जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मिलके जो 5 साल का समय लेते हैं उतना नहीं लेगी। और उस बेसिस पे यूजी किया हुआ व्यक्ति भी जो है पीएचडी कर सकता है, और यूजी उसका जो है किसी और अन्य सब्जेक्ट्स में हो सकता है और पीएचडी किसी और अन्य सब्जेक्ट में हो सकती है। ऐसी भी चीज़ें आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती है। शोध पत्रों के प्रकाशन, जैसे पारंपरिक मानकों के आधार पर जो शोध प्रकाशन होते हैं, यानी कि रिसर्च पेपर जो छपवाए जाते हैं, वो अमूमन ऐसे होते हैं कि उसमें कोई विशेष रुचि वाली बात नहीं होती है। विद्या संबल योजना की अगर हम बात करें तो उसमें भी रिसर्च पेपर के जो अंक मिलते हैं, या जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के जो अंक मिलते हैं, या फिर जो पीएचडी के अंक मिलते हैं, उसके लिए लोग काफ़ी कुछ फर्जी चीज़ें भी लेके आ जाते हैं, और उस बेसिस पे जो है भर्ती इसीलिए कभी भी रियल लाइफ में की नहीं जाती है, एग्ज़ाम के बेसिस पे की जाती है। और एपीआई वाला जो सिस्टम है वो तो इसीलिए अपने राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट बेस वालों के लिए ही है। परमानेंट भर्ती में एपीआई का कोई विशेष योगदान नहीं होता। हाँ ठीक है, आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में 45% और 55% क्रमशः होने चाहिए, ये तो खैर इतना तो चाहिए, लेकिन ऐसा कोई विशेष ऐसा नहीं होता है कि भाई आपके उसके नंबर जुड़ जाएंगे, इस प्रकार की कोई चीज़ें वो नहीं होती। वो केवल शर्तें होती है कि आपके इतने अंक तो होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप गिरते पड़ते बाई ग्रेस आप 3rd डिवीज़न से पास हुए, वो चीज़ें नहीं चलती है। अभी 4 वर्षीय ग्रेजुएशन या पीजी के साथ पीएचडी होना फैकल्टी भर्ती होने की न्यूनतम योग्यता है। तो अभी 3 वर्षीय जो ग्रेजुएशन अभी चल रही है और 2 वर्षीय पीजी और फिर पीएचडी, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन आने वाले समय में जब 4 वर्षीय ग्रेजुएशन हो जाएगी तो बिना पीजी के ही लोग जो है वो पीएचडी करके जो है फैकल्टी के रूप में भर्ती हो सकते हैं। हालांकि राजस्थान में तो एग्ज़ाम के थ्रू होता है, तो उसमें तो फिर इन योग्यताओं को आने में बहुत समय लगेगा, लेकिन जहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली जो भर्ती है उसमें ऐसी चीज़ें जो है वो मैं समझता हूँ कि ऐड की जा सकती
सकती है। और अलग अलग विषय होने पर भर्ती की अनुमति जो है नहीं है। देखो किस में अलग, पीजी और पीएचडी में अलग अलग नहीं होना चाहिए, बाकी में आपका जो है वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अलग अलग हो सकता है। क्योंकि ऐसे कई सारे फर्स्ट ग्रेड हैं टीचर्स जिनको मैं जानता भी हूँ, कई सारे ऐसे कॉलेज लेक्चरर भी हैं हमारे साथी जिनको भी मैं जानता हूँ, जिनके बीएससी किया हुआ है, 12th इन साइंस किया हुआ है, और आगे आके उन्होंने देखा कि थोड़ा सा साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो है वो थोड़ी पोस्ट कम आती है, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है वो पीजी करके फिर वो नेट निकाला उसमें, और नेट निकाल के वो जो है कॉलेज लेक्चरर लग गए। और फर्स्ट ग्रेड भी लगे हैं जिनका बीएड था, तो उन्होंने आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में जो है पीजी कर लिया, नेट की आवश्यकता नहीं रहती फर्स्ट ग्रेड में, तो ऐसे करके भी वो जो है नौकरी लगे हैं। तो डेफिनेटली यूजी और पीजी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में तो सिमिलरिटी का कोई ऐसा है नहीं, लेकिन ये है कि पीजी और पीएचडी जो है वो आपके एक ही सब्जेक्ट में होनी चाहिए। मतलब जो पॉलिटिकल साइंस का कोई जो है अभ्यर्थी है जिसने पॉलिटिकल साइंस में पीजी किया है, तो पॉलिटिकल साइंस के ही किसी जो है एक टॉपिक पर उनकी पीएचडी होनी चाहिए, तभी जाके उनकी पीएचडी मानी जाती है। तो ये चीज़ें अब आने वाले समय में बदल जाएंगी, क्योंकि जो ग्रेजुएशन है उसकी जो लेंथ है वो भी चेंज हो जाएगी। यूजीसी चेयरमैन ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत देखें तो 2018 के नियम काफ़ी पुराने हैं, अभी स्टार्टअप और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में श्रेष्ठता दर्शाने वालों को तुलनात्मक रूप से कम माना जाता है। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए देश के विकास में योगदान देने के लिए अपने फैकल्टी स्टाफ में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को भर्ती करना होगा। देखिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को भर्ती करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, ये नेट और जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है इसको कभी भी समाप्त नहीं किया जाए। और जो पीएचडी को जैसे अब धीरे धीरे नेट जेआरएफ के अंतर्गत ला रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखा है, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एमफिल कर रखा है और उनको एजुकेशन की स्पेलिंग ढंग से नहीं आती है, उनको जो है किसी व्यक्ति का बहुत कॉमन जो नाम है वो भी ढंग से नहीं लिखना आता है, और वो पीएचडी है और विद्या संबल योजना में सबसे पहले उन्हीं को ही कॉल किया जाता है। तो ये चीज़ें तो देखो सुधारनी पड़ेगी, तभी अपना देश आगे बढ़ पाएगा, तभी अपने राजस्थान में जो शिक्षा संबंधी जो सुधार है, विशेषकर जो कॉलेज लेक्चरशिप में या यूँ कहें हायर एजुकेशन में, तो वो हो पाएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि सभी इसी प्रकार के हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो नेट निकालते हैं, ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नेट से भी और 10-15% ज़्यादा के जेआरएफ निकालते हैं, फिर वो पीएचडी करते हैं, वो बिल्कुल ओरिजिनल पीएचडी है और उसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होती है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी भी हैं थोड़े पुराने समय के हैं, संभाग स्तर पर वो निवास करते हैं या फिर ऐसे जगह, ऐसे ज़िले जहाँ पर यूनिवर्सिटी है वहाँ वो रहते हैं, तो उन्होंने जैसे पीजी किया आते जाते, और वैसे ही आते जाते वो पीएचडी भी कर लेते हैं, और पीएचडी करके वो विद्या संबल योजना में बहुत अच्छे स्थान पर वो जॉब भी कर रहे हैं, साथ में उनके रिसर्च पेपर, एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें तो हो ही जाती है। हालांकि कौन कैसा पढ़ा रहा है इसका न तो पीएचडी से लेना देना है, न नेट जेआरएफ से लेना देना है, किसी से लेना देना नहीं है। ये एक अलग ही प्रतिभा है, ये एक अलग ही विषय है जो कि चर्चा का मैं समझता हूँ कि केंद्र बिंदु हो सकता है। लेकिन नौकरी किसको दी जानी है इसके संबंध में पहली शर्त जो नेट है और दूसरी शर्त जो आपके कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम आपका पास होना चाहिए, ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि बहुत सही है उस प्रतिभा को आगे लाने के लिए जिसमें सही मायनों में कंपटीशन में जाने का टैलेंट है। कौन कैसा पढ़ा रहा है ये चीज़ें अलग होती है, फिर वो उसमें शामिल नहीं की जाती है। तो यही कुछ एक जो रूल्स हैं वो आने वाले समय में आपको बदले हुए दिख सकते हैं। हालांकि लेटेस्ट एक भर्ती जो आएगी अभी कॉलेज लेक्चरर की, चाहे वो 1 साल बाद आए या 1.5-2 साल में आए, उसमें तो ये चीज़ें इतनी बदलाव जो है वो नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अभी इसको जो है कई सारे जो कॉलेज हैं वो मान्यताएं वगैरह ले रहे हैं, और उसके अंतर्गत ये चीज़ें अगर देखी जाए तो इनको 4-5 साल अभी और लगेंगे लागू होने में, और ये भर्ती अगले 1.5-2 साल में आ जाएगी। तो इसमें तो इतने चेंजमेंट नहीं होंगे, लेकिन आने वाले समय में आपको ऐसे कैंडिडेट दिख सकते हैं जिनका जो है 4 साल वाला यूजी हो, और ऐसे भी कैंडिडेट देखने को मिल सकते हैं जिनका पीजी और पीएचडी जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट में हो सकता है। ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। फिलहाल यूजी और पीजी तो अलग अलग हैं और वो नौकरी लगे हैं, उसमें कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं होती है। तो ये कुछ अपडेट कॉलेज लेक्चरर भर्ती के संबंध में, जिनके कुछ नियम आने वाले समय में आपको जो है बदले हुए दिख सकते हैं। और कोई जानकारी आएंगी तो मैं पहुंचा दूंगा आप तक वीडियो या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।